नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अब तक हमने जो कुछ बातें की है अल्पाधिकार बाज़ार में, ओलिगोपोली के मार्केट में, उसमें हमने आपको शुरुआत में जब पहली क्लास ली थी तो उसमें हमने इस बात पर फोकस किया कि कैसे अगर ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार बाज़ार में अगर समझौता हो जाता है तो उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे कि ये कपट संधाई अल्पाधिकार है, यानी कलुषिव ओलिगोपोली का मार्केट है। अगर समझौता नहीं होता था तो हम उसे कहते थे कि ये नॉन कलुषिव ओलिगोपोली का मार्केट है। हमने कलुषिव ओलिगोपोली मार्केट यानी कपट संधाई अल्पाधिकार के अंतर्गत दो तरह के मॉडल देखे। पहला हमने देखा कीमत नेतृत्व का मॉडल। उस मॉडल में हमने दो तरह से देखा था, एक कम लागत वाला मॉडल यानी ड्यू टू लोअर कॉस्ट, और उसके बाद दूसरा हमने देखा था प्रधान फर्म यानी डोमिनेंट फर्म के कारण, यानी दो तरह की लीडरशिप हमने देखी। उसके बाद हमने कपट संधाई अल्पाधिकार यानी कलुषिव ओलिगोपोली के अंतर्गत ही हमने कार्टेल को देखा। हमने उसमें समझा कि कैसे फर्म अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम नहीं करके संयुक्त लाभ को अधिकतम करते हैं। उसके बाद हमने विकुंचित मांग वक्र मॉडल को पढ़ा। ये किसका हिस्सा रहा? ये रहा गैर कपट संधाई अल्पाधिकार या नॉन कलुषिव ओलिगोपोली मार्केट का हिस्सा रहा। मित्रों, हमने इसमें विकुंचित मांग वक्र मॉडल यानी किंग्ड डिमांड कर्व के एनालिसिस को पढ़ा कि कैसे प्रोफेसर पॉल स्विजी ने यह माना कि जो मांग होती है और जो कीमत होती है वो किस तरह से एक तरह से स्थिर होती है किंग्ड पॉइंट पर। हमने इन सब की चर्चा की। उसमें हमने ये भी देखा कि विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत का जो प्रोफेसर पॉल स्विजी का मॉडल रहा कि उसमें किस तरह से प्रोफेसर पॉल स्विजी ने यह चर्चा की कि कैसे कोई भी फर्म अपने संतुलन को निर्धारित करती है। उन्होंने यह माना कि कीमत पहले से निर्धारित होती है, यानी उन्होंने ये नहीं बताया कि कीमत या जो विकुंचित बिंदु पर जो स्थिर कीमत, जो दृढ़ कीमत, जो रिजिड प्राइस मिल रही है वो कैसे मिल रही है। मित्रों, हमने यानी कि विकुंचित मांग वक्र मॉडल के प्रोफेसर पॉल स्विजी के मॉडल को भी पढ़ लिया कि मांग और लागत में परिवर्तन के बाद कीमतों में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने जैसे अपनी सबसे पहली क्लास में चर्चा की थी कि अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत ही एक मॉडल है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पूर्ण लागत के आधार पर कीमतों का निर्धारण। हमने ये बात की थी आपसे कि जो पूर्ण लागत का कीमत निर्धारण सिद्धांत है ना, जो पूर्ण लागत के आधार पर, मैं लिख देता हूं यहां पे, पूर्ण लागत संबंधित कीमत निर्धारण सिद्धांत, कीमत निर्धारण सिद्धांत है ना। हमने इसमें क्या बातें करेंगे, इसको आप लिख लीजिए, फुल कॉस्ट प्राइसिंग, फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी। देखिए, फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी क्या है, हम इसको समझेंगे। जो सबसे पहले मॉडल आप पढ़ेंगे या जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाला जो मॉडल है वो है प्रोफेसर हॉल और प्रोफेसर हिच का, हॉल और हिच का। मित्रों, अब तक आप क्या पढ़ते रहे हैं? आपने पूर्ण प्रतियोगिता को पढ़ा। आप अपूर्ण प्रतियोगिता में चैम्बरलिन को, यानी एकाधिकार में जब आप चैम्बरलिन को पढ़ेंगे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, या अल्पाधिकार के अब तक के जो मॉडल आपने पढ़े उसमें आप एक अप्रोच को फॉलो करते थे, उसको आप क्या बोलते थे? मार्जिनलिस्ट अप्रोच, है ना। मार्जिनिस्ट का अप्रोच आप पढ़ते थे। इस अप्रोच में आप क्या पढ़ते थे? इस अप्रोच में आप इसको क्या बोलते हैं? आप हिंदी में बोलते हैं सीमांतवादी उपागम, सीमांतवादी उपागम। मार्जिनलिस्ट अप्रोच में आप क्या पढ़ते हैं? मार्जिनलिस्ट अप्रोच में आप पढ़ते थे कि कोई भी फर्म क्या करती है? अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है, यानी वो ये प्रयास करती है कि MR इज इक्वल टू MC के हो, और जो स्लोप ऑफ MC है, यानी जो MC का ढाल है वो अधिक होना चाहिए स्लोप ऑफ MR से, है ना, स्लोप ऑफ MR। ये सीमांतवादियों का एक दृष्टिकोण था जिसकी जितने भी अर्थशास्त्री आए उस दौर में
उन सब ने ये माना कि फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है। लेकिन प्रोफेसर हॉल और हिच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक अध्ययन किया, एक अनुभविक विश्लेषण किया। उस विश्लेषण में उन्होंने क्या पाया, उस विश्लेषण में उन्होंने ये पाया कि कैसे फर्में क्या मान के चलती हैं और क्या विश्लेषण करती हैं। उन्होंने एक वो लिखा, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था प्राइस थ्योरी एंड बिजनेस बिहेवियर। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, प्राइस थ्योरी एंड बिजनेस बिहेवियर, है ना, बिजनेस बिहेवियर। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने कुल मिलाकर 38 है ना, इंपेरिकल स्टडी थी। इसमें इन्होंने 38 फर्मों को एक तरह से कर लीजिए, या 38 अलग अलग तरह की फर्मों को लिया, जिसमें कुछ विक्रेता शामिल थे, कुछ वस्तुओं के निर्माता शामिल थे। और उसके बाद इन्होंने अध्ययन किया और उनसे पूछा कि क्या आप MR = MC करते हैं, स्लोप को देखते हैं कि MC का स्लोप अधिक है MR के स्लोप से। तो जो उनको पता चला, उन्हें पता चला कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। कई जो फर्में हैं, जो कई फर्म के मालिक थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा उनको ना तो अपने MR का पता है और ना ही MC का पता है, तो स्लोप की बात तो जाने ही दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि फिर आपने कीमतें कैसे निर्धारित की, तो उन्होंने कहा कि जो हम अपनी कीमतें निर्धारित करते हैं वो पूर्ण लागत के आधार पे करते हैं। और जब पूर्ण लागत यानी फुल कॉस्ट के मेजर पे करते हैं, तो उन्होंने कहा आपकी फुल कॉस्ट क्या है, उन्होंने कहा जो फुल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है, यानी किसी वस्तु की कीमत उसके एवरेज कॉस्ट से, औसत लागत से निर्धारित होती है। फिर इसमें और कुछ बातें हुई। इन्होंने कहा, इस यानी कुल मिलाजुला के इस सिद्धांत में आप क्या पढ़ेंगे, इस सिद्धांत में आप पढ़ेंगे कि जो पूर्ण लागत संबंधित कीमत निर्धारण सिद्धांत है, इसमें किसी भी वस्तु की जो कीमत निर्धारित होगी, यह वस्तु के औसत लागत से निर्धारित होगी। जो भी उस वस्तु को बनाने में औसत लागत आ रही है उससे तय होगी। फिर इसी से संबंधित आप दो और बातों को पढ़ते हैं। दो और बातें क्या पढ़ते हैं आप दो बातें पढ़ते हैं कि कैसे कोई भी फर्म, है ना, कैसे, ये तो पता चल गया कि जो फर्में थी उस समय कैसे कीमत निर्धारित कर रही थी। वो फर्में जो कीमत निर्धारित कर रही थी वो इस आधार पर कर रही थी कि कैसे पूर्ण लागत यानी एवरेज कॉस्ट के आधार पर कर रही थी। ठीक है, इसमें आप और क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि दो शब्द और हैं, दो टर्म और जो अक्सर आप सुनते हैं। एक टर्म है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पहला टर्म है, और दूसरा टर्म है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग दोनों यहीं से निकला है। ठीक है, पहले को आप क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, दूसरे को बोलते हैं मार्कअप प्राइसिंग। दोनों ही बातें एक ही हैं। एवरेज कॉस्ट से जब भी पूर्ण लागत से यानी एवरेज कॉस्ट से अधिक, थोड़ी बहुत अधिक कीमत निर्धारित की जाती है तो उसे कहा जाता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या मार्कअप प्राइसिंग। यानी जो भी फर्म है वो इस तरह से कीमत निर्धारित करती है कि उसको AC से थोड़ा सा अधिक लाभ प्राप्त हो, और उसी को क्या बोलता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या मार्कअप प्राइसिंग बोला जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी फर्म, जो भी फर्म उत्पादन कार्य में है, जैसा मार्जिनिस्ट मानते थे, जैसा सीमांतवादी मानते थे कि उनका उद्देश्य है अपने लाभ को अधिकतम करना, लेकिन व्यवहार में ऐसा पाया गया, या प्रोफेसर हॉल और हिच को क्या मिला, प्रोफेसर हॉल और हिच को मिला कि कोई भी फर्म अपने MR और MC को नहीं जानती है। वह क्या करती है, जो भी कीमत निर्धारित करती है वो किसके आधार पर, पूर्ण लागत के आधार पर करती है, और वो पूर्ण लागत क्या है, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत है। अब आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से देखेंगे, आपको कुछ बातें जो पता चल गई हैं उसके आधार पर हम इसका एक डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि प्रोफेसर हॉल और हिच
अब क्या करेंगे, पुराने दृष्टिकोण को त्याग देंगे और वो एक नए दृष्टिकोण को मान रहे हैं और जिसे आप क्या कर रहे हैं, पूर्ण लागत कह रहे हैं। मित्रों, प्रोफेसर पाल स्विजे ने क्या कहा, प्रोफेसर पाल स्विजे ने कहा कि कोई भी फर्म है ना जो अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत कार्य कर रही है उसमें कीमतों का निर्धारण कैसे होगा, इसकी इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि अगर कोई फर्म, सबसे पहले उन्होंने क्या माना कि जो बाजार है कैसा है, अल्पाधिकार बाजार है अगर, तो इस अल्पाधिकार बाजार में क्या होगा, इस अल्पाधिकार बाजार में इनका मानना था कि जो भी फर्म होगी वो विकुंचित वक्र है ना, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं, विकुंचित वक्र यानी किंग्ड डिमांड कर्व, किंग्ड डिमांड कर्व है ना, किंग्ड डिमांड कर्व को फेस करती है, विकुंचित मांग वक्र का सामना करती है। और जब वो विकुंचित मांग वक्र का सामना करती है तो जो अल्पकाल में क्या होता है, अल्पकाल में होगा ये कि अल्पकाल में आपने क्या पढ़ा है, कीमत स्थिर होती है, कीमत स्थिर या दृढ़ कहते हैं ना इसको आप, प्राइस रेजिड होगी, प्राइस रेजिडिटी पाई जाती है। और जो कीमत दृढ़ता पाई जाती है उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, वो कैसे आपको पता चलता है कि कीमत दृढ़ता है, क्यों है कीमत दृढ़ता, हम इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमने इसमें दो तरह की बातें की थी। हमने कहा था कि अगर कोई फर्म अपनी कीमतों को बढ़ाती है, अपनी वस्तु की कीमतों को बढ़ाती है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होता है कि दूसरी फर्में जो उसके साथ में कार्य कर रही हैं वो अपनी कीमतों को नहीं बढ़ाती हैं। जब दूसरी फर्में अपनी कीमतों को नहीं बढ़ाती हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो पहली वाली फर्म जिसने अपनी कीमत बढ़ाई है वह अपने उपभोक्ताओं को खोने लगती है। ऐसे में वह क्या करेगी, कीमतों को नहीं बढ़ाएगी। दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर कोई फर्म अपनी कीमतों को कम करे, अगर कोई फर्म अपनी कीमतों को कम कर रही है तो दूसरी फर्में क्या करती हैं, दूसरी फर्में उसका तुरंत ही क्या करेंगी, अनुसरण फॉलो करने लगेंगी। और जब फॉलो करेंगी तो फिर क्या होगा, फर्म समझ जाएगी कि कीमत घटाने लायक नहीं है, ऐसे में वो विचार करके ही इसको त्याग देगी और कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कीमत कैसी होगी, रेजिड होगी, स्थिर होगी, दृढ़ होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक और बात इसमें आप देख लीजिए, इसमें एक और बात हम कर सकते हैं और वो हम क्या बात करेंगे, हम इसमें बात करेंगे कि जो मान लीजिए कि एक फर्म है ना, वो OQ0 उत्पादन करना चाहती है। OQ0 उत्पादन करने के लिए वह अपनी कीमतों को कितना रखेगी, OP0 के बराबर रखेगी। क्यों, क्योंकि वह एक विकुंचित मांग वक्र स्मॉल के डी यानी डी के डी का सामना कर रही है। इसमें आप देखेंगे कि OQ मात्रा रखना चाह रहा है, OP0 उत्पादन कार्य करना चाह रहा है। ऐसे में जो प्रोफेसर हॉल और हिच ने क्या लिया है, पूर्ण लागत यानी AC को लिया है। तो जो AC का कर्व होता है, जो AC वक्र होता है वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा, यानी AC जो है वो किंग्ड पॉइंट K से होकर गुजरेगा, K को स्पर्श करते हुए जाएगा और इस तरह से कोई भी फर्म संतुलन की स्थिति में होगी। आपको क्या मिला, हमने कहा कि OQ0, फिर से समझ लीजिए, हमने एक सबसे पहले क्या किया, एक मांग वक्र बनाया। मांग वक्र कैसा है, विकुंचित मांग वक्र है, किंग्ड है। हमने कहा कि फर्म क्या चाहती है, OQ0 का बराबर उत्पादन करना चाहती है, OQ0 के बराबर प्रोडक्शन करके उसको बेचना चाहती है। अच्छा, आपके मन में आएगा ये OQ0 कैसे पता चला, तो ये हो सकता है कि कोई भी फर्म हो उसने अनुमान लगाया हो, यानी प्रत्याशित बिक्री है ना, एक्सपेक्टेड सेलिंग, उसने अनुमान लगाया हो कि इतनी प्रत्याशित बिक्री हो सकती है। या हो सकता है कि परंपरागत हो ये, या उसको पता हो कि भाई परंपरागत रूप से पिछले कई वर्षों का उसको ट्रेंड पता हो कि हाँ इतना ही OQ0 उत्पादन ही हमारे फर्म की मांग के लिए होगा, हमारे फर्म जो उत्पादन करेगी उस वस्तु की मांग के लिए होगा, OQ0 ही। तो इस तरह से OQ0 पता चला। हमने कहा भाई किंग्ड है तो OP0 कीमत निर्धारित हो गई। अब जब OP0 कीमत निर्धारित हो गई तो इससे हमने ये किया कि एवरेज कॉस्ट को, यानी जब औसत लागत वक्र को हमने बनाया तो औसत लागत वक्र उस K बिंदु यानी किंग्ड पॉइंट से ही होकर जाएगी। आपको एक बात पहले ही हम बता चुके हैं कि K बिंदु के ऊपर वाली जो मांग रेखा है यानी स्मॉल d और स्मॉल k,
तो वो क्या होगी, उस पर मांग की कीमत लोच अधिक होगी। स्मॉल के और कैपिटल डी यानी इस वाली लाइन पर यानी के बिंदु के नीचे जो मांग की कीमत लोच होगी वो कम होगी। फिर एक बात और है कि ये औसत लागत जो होती है वो कैसे पता चलेगी, है ना, एवरेज कॉस्ट कैसे तय होगी। तो प्रोफेसर हॉल और हिच ने क्या कहा, इन्होंने कहा जो औसत लागत होती है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना, औसत परिवर्तनशील लागत प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और इसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट न कह के ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं एवरेज एसओसी। एसओसी का मतलब क्या होता है, ऊपरी व्यय पूंजी, है ना, ऊपरी व्यय पूंजी, जो सोशल कॉस्ट आती है, जो अन्य कॉस्ट आती हैं, जो स्थिर कीमतें स्थिर लागतों पर फर्म व्यय कर रही है, उसको एएसओसी यानी एवरेज एसओसी कहेंगे। तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, लाभ, या जिसे आप क्या कह सकते हैं, मार्जिन कह सकते हैं। तो आपको क्या पता चला, औसत लागतें कैसे पता चलेंगी, औसत लागतें पता चलेंगी एसी से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज सोशल एवरेज एसओसी प्लस लाभ यानी मार्जिन। इसको हम क्या बोलते हैं, फिर से मैं लिख देता हूं इसको बोलते हैं उपरिव्यय पूंजी, उपरिव्यय पूंजी। ठीक है, तो औसत लागत कहाँ से पता चली, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज एसओसीज और लाभ या मार्जिन को जोड़ने से पता चली। हम आपसे एक बात और कह दें कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसको वो थोड़ा अलग तरह से, प्रोफेसर हॉल और हिच थोड़ा अलग तरह से क्या कहते हैं, वो अलग तरह से इसको कहते हैं कि ये आपकी एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट है, औसत प्रत्यक्ष लागतें हैं। एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट किसको कहते हैं, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होगा, श्रम, कच्चा माल। हमने कहा एवरेज एसओसीज मतलब उपरिव्यय पूंजी जो औसतन लग रही है, उसको आप क्या देखेंगे, उसको आप स्थिर लागतों के रूप में देखेंगे, पूंजीगत वस्तुओं के रूप में देखेंगे, और लाभ वो कितना मार्जिन चाहती है। तो कुल मिला जुला के प्रोफेसर हॉल और हिच का मॉडल मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रोफेसर हॉल और हिच ने कोई बड़ी बात नहीं की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, हमने पहले ही आपको बताया कि इन्होंने विकुंचित मांग वक्रों को माना। इन्होंने कहा जो भी फर्म अल्पाधिकार बाजार में है वो विकुंचित मांग वक्र का सामना कर रही है, और ऐसे में क्या होगा, जो कीमतें होंगी वो दृढ़ होंगी, रिजिड होंगी, और जब कीमतें दृढ़ होंगी तो हमने कहा कि पूर्ण लागत के आधार पर किस तरह से कोई फर्म अपने कीमत को निर्धारित करती है, वो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है वो किंग पॉइंट से होके जाएगा, और जो संतुलन की मात्रा है OQ0 उस पर OP0 कीमत निर्धारित हो जाएगी। मित्रों, प्रोफेसर हॉल और हिच ने ये माना कि कोई भी फर्म अपने लाभ को अधिकतम नहीं करती है, बल्कि वो क्या करती है, वो एवरेज कॉस्ट के ऊपर, है ना, एवरेज कॉस्ट के ऊपर क्या चाहती है, दो तरह की हमने बताई, दो तरह की कीमतें रखती हैं। एक तो मार्कअप प्राइस रखती है, और दूसरी कौन सी कीमत रखती है, दूसरी वो, एक तो हमने क्या कहा था, एक को हमने कहा था, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक को हमने कहा था, एक को हम क्या कहेंगे, मार्कअप प्राइस कहेंगे, और दूसरे को क्या कहेंगे, दूसरे को हम कहेंगे कि कॉस्ट क्या बोल रहे थे इसको हम, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस, इसको प्लस लिख देना है ना, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, है ना। दो तरह से कीमतें निर्धारित होंगी। ये था प्रोफेसर हॉल और हिच का मॉडल। ठीक है मित्रों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। आइए आगे देखते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसको हम आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि प्रोफेसर हॉल और हिच ने क्या बातें की। प्रोफेसर हॉल और हिच ने कहा कि मांग में वृद्धि या कमी से, है ना, अगर मांग में वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है, इससे जो विकुंचन का बिंदु है, ये जो के वाला बिंदु है, ये क्या होगा, दाहिनी या फिर बाईं ओर शिफ्ट होगा, है ना, लेकिन वो हमेशा विकुंचित मांग वक्र पर ही होगा। ठीक है, अपवाद स्वरूप इन्होंने कहा कि अगर मांग बहुत कम हो जाती है ना, एक अपवाद स्वरूप इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर मांग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा कम हो गई मांग, अगर मांग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो उद्यमी के मन में ये होता है कि वह मात्रा को घटाना नहीं चाहता, और जब वो मात्रा को घटाना नहीं चाहता तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो कीमतों को घटाने लगता है ना, एक तरह का अविवेकपूर्ण निर्णय लेता है। दूसरी फर्में भी कीमतों को घटाने के लिए मजबूर हो जाती हैं, और जो विकुंचन का बिंदु है वो
खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है ना, कीमत दृढ़ता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये अपवाद स्वरूप होता है ये। लेकिन बाकी स्थितियों में क्या होगा, अगर मांग में थोड़ी बहुत कमी हो रही है, थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो मांग वक्र है, जो विकुंचन है, वो बना रहेगा, विकुंचित मांग वक्र ही पाया जाएगा, और जो कीमत होगी वो रिजिड होगी, स्थिर होगी। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली हैं। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि कोई भी अल्पाधिकारी है ना, कोई भी अल्पाधिकारी है, उसके लिए आपको क्या बातें पता चली, उसके लिए आपको पता चला कि मूल्य स्थिरता है ना, कीमत में स्थिरता रहेगी, विकुंचित मांग वक्र का सामना करेगा, और आर्थिक उत्पादन यानी जितना उत्पादन करना चाहता है उतना उत्पादन करके वह उसी रिजिड की कीमत पर, OP0 पर ही वो बेच सकता है। फिर हमने कहा कि ये पूर्ण लागत का जो विचार है ये किसका था, ये प्रोफेसर हॉल और हिच का था। इसी से संबंधित एंड्रयूज का है ना, एक प्रोफेसर है एंड्रयूज, एंड्रयूज का भी विचार इसी से संबंधित है। उन्होंने भी पूर्ण लागत के आधार पर ही, है ना, मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उन्होंने भी पूर्ण लागत के आधार पर ही किसकी बात की है, कीमत निर्धारण की बात की है। लेकिन एंड्रयूज ने क्या कहा है, एंड्रयूज ने अल्पाधिकार बाजार में किसी भी तरह के विकुंचित मांग वक्र के पाए जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्पाधिकार बाजार में फर्में किसी भी तरह के विकुंचित मांग वक्र का सामना नहीं करती हैं। हाँ, इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा जो कीमत निर्धारित होगी वो एवरेज कॉस्ट के ही आधार पर होगी। एवरेज कॉस्ट जैसे पहले बात की थी हमने, है ना, लगभग वैसा ही है इसमें भी। हाँ, इन्होंने ये बात की कि जो AC और MC का जो वक्र है ना, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का जो वक्र है वो यू शेप तो होता है, लेकिन एक उत्पादन की दी गई मात्रा के लिए, यानी यहाँ से अगर आप इसको MC समझें और इसको आप क्या समझेंगे, ये आपका कुछ इस तरह से AC होगा, है ना। यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट है ना, वो एक मात्रा तक क्या होता है, जितना तय होती है, उत्पादन के दूसरी यानी काफ़ी दूर तक की मात्राओं के लिए उतनी बनी रहती हैं। यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो एक जो महत्वपूर्ण बात इससे निकल के आई है ना, कि दो तरह के से कीमत निर्धारित होती है। एक अप्रोच है जो मार्शल का है ना, सबसे पहला अप्रोच यही है जो मार्शल का है, जिसका सबने लगभग अल्पाधिकार बाजार हो, पूर्ण प्रतियोगिता हो, एकाधिकार हो, सब में लोगों ने मार्शल को ही माना। लोगों ने माना कि अगर आपूर्ति और डिमांड यानी मांग और आपूर्ति में, डिमांड और सप्लाई में कोई भी डिसएडजस्टमेंट या कोई भी असंतुलन होता है, तो उस असंतुलन से क्या होगा, उस असंतुलन से प्राइस में परिवर्तन होगा, और वो कीमत परिवर्तन या प्राइस में जो चेंज होगा वो डिमांड को सप्लाई के बराबर पुनः स्थापित कर देगा। ये किसका दृष्टिकोण है, ये मार्शल का दृष्टिकोण है। लेकिन पूर्ण लागत दृष्टिकोण जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्राइस रिजिड रहेगी। यानी एंड्रयूज ने भी कीमतों को रिजिड माना है ना, कीमतों को रिजिड माना है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण लागत सिद्धांत में कीमतें स्थिर रहती हैं। ऐसे में अगर मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई में कोई असंतुलन होता है तो उसको कौन एडजस्ट करेगा। तो जो भी पूर्ण लागत सिद्धांत को मानने वाले अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि अगर डिमांड और सप्लाई में किसी भी तरह का असंतुलन होगा तो उसके लिए अल्पकाल में कीमतें नहीं बदलेंगी, है ना, कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूर्ण लागत सिद्धांत के अर्थशास्त्री मानते थे। उनका मानना था अल्पकाल में कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि अगर उत्पादन की मात्रा, जैसे मान लीजिए सप्लाई अधिक हो गई है ना, डिमांड कम है, कीमतें कम होनी चाहिए थी, लेकिन पूर्ण लागत के अर्थशास्त्री मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो स्टॉक के रूप में कुछ न कुछ मात्रा अपने यहाँ रख लेते हैं और कीमतों को अल्पकाल में नहीं घटने देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कीमतें घटेंगी तो दूसरी फर्में भी कीमतों को घटा लेंगे और मांग वही रह जाएगी, और ऐसे में उनका लाभ जो है वो कम हो जाएगा या हो सकता है वो हानि में चली जाए।
तो इसीलिए ऐसा होता है कि डिमांड और सप्लाई में अगर किसी तरह का असंतुलन है, मांग और आपूर्ति में अगर किसी तरह का असंतुलन है, तो उससे क्या होगा, कीमतों के द्वारा एडजस्टमेंट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में हो सकता है, दीर्घकाल में हो सकता है, लेकिन अल्पकाल में इनका क्या मानना है, अल्पकाल में मांग और आपूर्ति में किसी तरह के असंतुलन के लिए कीमत के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, संतुलन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, आज की क्लास में आपने पढ़ा कि कैसे, है ना, कैसे अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत जो नॉन कलुषियल ओलिगोपोली है ना, जो आपका गैर कपट संधाई अल्पाधिकार है, उसमें किस तरह से प्रोफेसर हॉल और हिच ने, है ना, और प्रोफेसर एंड्रयूज ने अपने विचारों के माध्यम से ये बताया कि जो कीमतें निर्धारित होती हैं वो पूर्ण लागत के आधार पर होती हैं। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने एक तरह से सीमांतवादी उपागम, जो मार्जिनिस्ट अप्रोच है, MR = MC, MC का ढाल MR के ढाल से अधिक होगा, उसकी घोर आलोचना की और कहा जो कीमत निर्धारित होती है वो पूर्ण लागत या एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत से निर्धारित होती है। और इसमें इन्होंने, जहां प्रोफेसर हॉल और प्रोफेसर हिच ने क्या किया, उन्होंने विकुंचित मांग वक्र को बताया, जबकि एंड्रयूज ने क्या किया, एंड्रयूज ने विकुंचित मांग वक्रों को नहीं माना। इन्होंने माना जो एवरेज कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है, वो उत्पादन की एक मात्रा, न्यूनतम मात्रा के लिए जितना होगा, काफ़ी दूर तक उतना ही बना रहता है। यानी अगर उत्पादन बढ़ेगा तो भी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, और काफ़ी दूर तक, या Q0 से Q1 तक आप क्या पाएंगे कि जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो उतनी ही बनी रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही मित्रों। अगली क्लास में हम किस पर चर्चा करेंगे, अगली क्लास से हम द्वैधिकार बाजार को शुरू करेंगे, जिसमें आप किसके किसके मॉडल को पढ़ेंगे, जिसमें आप कुर्नो को पढ़ेंगे, एजवर्थ को पढ़ेंगे, स्टकलबर्ग को पढ़ेंगे और बर्ट्रैंड को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।